संविधान का अर्थ क्या है? संविधान एक ऐसा मौलिक कानून होता है जो किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में शासन प्रणाली का संचालन करने के लिए नियम और कानून को बताता है। शासन प्रणाली को संचालित करने के लिए सरकार की 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को शक्तियां प्रदान करता है। साथ ही उनके शक्तियों का साथ ही उनके शक्तियों का साथ ही उनके शक्तियों का सीमांकन भी करता है। इसके अलावा सरकार एवं नागरिकों के बीच संबंधों को भी बताता है। भारतीय संविधान की विशेषताएं। अगला हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताओं का। भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया। यह दुनिया के 60 से अधिक देशों के अवलोकन और बहुत सारे विधिवेत्ताओं की राय के बाद निर्मित हुआ, जो आज वर्तमान में सबसे अनोखा और सफलतम संविधान माना जा रहा है, जिसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं जो इस प्रकार हैं। सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारे संविधान की सबसे खूबसूरती यह है कि यह सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें कठोरता और नम्यता का भी मिश्रण है। पंथनिश्चितता का भी इसमें प्रावधान है। एससी और एसटी एवं अल्पसंख्यकों हेतु विशेष प्रावधान का प्रावधान किया गया है। संसदीय सर्वोच्चता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के बीच समन्वय स्थापित है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हमारा देश है। समाजवाद, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों का भी प्रावधान है और मूल कर्तव्य, आपात उपबंध, एकल नागरिकता का भी प्रावधान है। स्थानीय स्वशासन, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एकल संविधान, एकल नागरिकता का भी प्रावधान है। अब इन सभी टॉपिक का अब एक एक करके हम समझेंगे कि इन सब के बारे में। सबसे बड़ा संविधान। भारतीय संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान निर्माण के आधार पर इसका वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जा सकता है। पहला लिखित संविधान, दूसरा अलिखित संविधान। जो भारत का संविधान है वह लिखित संविधान है, अलिखित संविधान नहीं है। लिखित संविधान वह संविधान होता है, ऐसा संविधान होता है जिसका निर्माण एक संविधान सभा के माध्यम से किया जाता है, उसे लिखित संविधान कहते हैं। जैसे भारत का संविधान, यूएसए यानी कि अमेरिका का संविधान। इसके लक्षण होते हैं संघात्मक सरकार का होना, जिसमें कठोर संविधान हो, इस लिखित संविधान का लक्षण माना जाता है। वहीं अलिखित संविधान ऐसे संविधान होते हैं जो परंपराओं, रीति रिवाजों और कानूनी व्याख्याओं के माध्यम से विकसित होता है, जिसका संकलन किसी दस्तावेज में नहीं होता है, उसे अलिखित संविधान कहते हैं। अलिखित संविधान का एक उदाहरण हमारा ब्रिटेन देश है, जहाँ पर अलिखित संविधान है। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया था। कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य है इसके बारे में। लिखित संविधान एक संघात्मक सरकार का लक्षण है जो भारतीय संविधान में विद्यमान है। अलिखित संविधान एकात्मक सरकार का लक्षण होता है। लिखित संविधान जहां एक ओर कठोर संविधान का लक्षण है, वहीं दूसरी ओर अलिखित संविधान यानी लचीले संविधान का लक्षण माना जाता है। भारतीय संविधान विश्व भर के संविधानों में सबसे विस्तृत और लंबा संविधान माना गया है, क्योंकि जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ तब मूल संविधान में जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, उस समय हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां और 365 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे। लेकिन आज वर्तमान में लगभग 450 अनुच्छेद से ज़्यादा अनुच्छेद हैं 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। आगे
हमारा अगला टॉपिक है भारतीय संविधान के विस्तृत होने के क्या कारण हैं। आखिर हमारा संविधान इतना विस्तृत कैसे हो गया। तो भारत एक वैविध्य यानी विविधतापूर्ण देश है, जहाँ पर जातीय, धार्मिक और भाषाई विविधताएं पाई जाती हैं, और इन सभी लोगों के लिए हमारे संविधान में व्याख्याएं मिलती हैं, जिसकी वजह से हमारा संविधान विस्तृत हो गया। हमारे संविधान में संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है। यह व्यवस्था न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी अपनाया गया है। साथ ही साथ हमारे संविधान निर्माताओं ने संघात्मक व्यवस्था को भी अपनाया, जिसमें केंद्र राज्य के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा हुआ और वो दोनों के लिए व्याख्या करना पड़ा, जिसमें हमारा संविधान विस्तृत हो गया। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान सभा में संविधान विशेषज्ञों की संख्या अधिक थी। यह भी एक विस्तृत संविधान होने का कारण बना। अगला टॉपिक, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने हेतु भारत जैसे विविधता वाले देश में ज़्यादातर बातों को संविधान सभा के सदस्यों ने स्पष्ट कर दिया था, ताकि आगे चलकर कोई गतिरोध न पैदा हो सके, जिसकी वजह से हमारा संविधान विस्तृत हो गया। अगला टॉपिक हमारा है कठोरता और नम्रता का मिश्रण। हमारे संविधान में कठोरता और नम्रता का मिश्रण भी है। इसके बारे में हम जानते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर संविधान को दो प्रकार से हो सकता है। एक तो हमारा कठोर संविधान हो गया, जिसे अनम्य संविधान भी कहते हैं। दूसरा लचीला यानी नम्य संविधान। कठोर संविधान ऐसा संविधान होता है जहां पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है, उसे कठोर संविधान कहते हैं। जैसे हम अमेरिका का संविधान। कठोर संविधान संघात्मक सरकार की विशेषता मानी जाती है, और वहीं जो लचीला संविधान है, जिसे नम्य संविधान भी कहा जाता है, यह ऐसा संविधान होता है जहां संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया होती है सरल होती है, उसे लचीला संविधान कहते हैं। इस लचीला संविधान की विशेषता ब्रिटेन संविधान में मिलती है। लचीला संविधान का एक विशेषता यह होती है कि यह संविधान एकात्मक सरकार होती है। एकात्मक सरकार वाली संविधान जो होती है वो लचीले संविधान की विशेषता है। अब भारतीय संविधान में संशोधन की क्या प्रक्रिया है ये देखेंगे। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है, एक साधारण बहुमत हो गया, दूसरा विशेष बहुमत, और एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन भी है, जिसे कठोर संविधान का महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है। ये विशेष बहुमत के द्वारा जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख किया गया है। उपर्युक्त के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत संविधान में संशोधन की सरल प्रक्रिया भी कठोर भी है, सरल भी है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान कठोर और नम्रता का मिश्रण यानी कठोर और सरल दोनों का मिश्रण है। अगला टॉपिक हमारा है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता, हमारे मूल संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द को लिखा गया है, लेकिन इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि भारतीय संविधान सभा के सदस्य भारत को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र नहीं मान रहे थे, क्योंकि भारतीय संविधान भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक हमें धार्मिक आज़ादी भी दी गई है। लेकिन आगे चलकर परिस्थितियों के अनुसार यह जरूरत महसूस होने लगी कि पंथ निरपेक्षता का उल्लेख हमारे संविधान में कर देना चाहिए। अतः कांग्रेस सरकार के साथ में इंदिरा गांधी जो उस समय प्रधानमंत्री थी, उनके कार्यकाल के समय 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से पंथ निरपेक्षता शब्द को हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़ दिया गया। पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या है? पंथ निरपेक्षता एक ऐसा राज्य जिसका अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होता है, बल्कि सभी धर्मों के लोगों को समान आदर प्राप्त होता है, ऐसे देशों को धर्मनिरपेक्ष देश भी कहा जाता है। हालांकि पंथ निरपेक्षता की दूसरी विशेषता यह होती है कि राज्य किस कार्यों में धर्म का प्रभाव नहीं दिखेगा,
लेकिन इसका तात्पर्य यह भी नहीं हुआ कि राज्य धर्म का विरोध करेगा, बल्कि पंथ निरपेक्ष देश में राज्य न तो धर्म का विरोध करता है और न ही धर्म का सहयोग करता है, बल्कि राज्य सभी धर्म के साथ तटस्थता बना के रखता है। नोट में हम देखेंगे, लेकिन यह ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि भारतीय संविधान में नकारात्मक पंथ निरपेक्षता को नहीं बल्कि सकारात्मक पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि भारतीय संविधान में सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत को अपनाया गया, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि सभी धर्मों के कल्याण के लिए राज्य कुछ विशेष सहयोग कर सकता है। अगला टॉपिक हमारा है अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यकों की विशिष्ट प्रावधान। भारतीय संविधान के भीतर शक्तिशाली वर्गों से कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए जहां एक ओर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए विशेष सुरक्षा दी गई है, वहीं देश के भीतर बहुसंख्यक से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कुछ विशेष प्रावधान भी किया गया है। अनुसूचित जात एवं जनजातियों के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जो अनुसूचित जात एवं जनजाति के लिए जहां एक ओर अनुसूची 5 और 6 में कुछ विशेष प्रावधान किया गया है, वहीं दूसरी ओर उन्हें भेदभाव जैसी सामाजिक कुरीतियों से बचाने के लिए अनुच्छेद 17 के तहत कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं। साथ ही इसे प्रभावी एवं धरातल पर जाकर क्रियान्वयन करने के लिए 1989 में अनुसूचित जात एवं जनजाति निवारण एक्ट बनाया गया, जिसे प्रेस्टीज एक्ट भी कहा जाता है। शक्तिशाली वर्गों से अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को शोषण से बचाने के लिए अनुच्छेद 24 में कुछ विशेष प्रावधान किया गया। आगे चलकर डीपीएसपी के माध्यम से अनुच्छेद 46 के तहत सरकार को भी अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के संबंध में कुछ प्रावधान करने की शक्ति दी गई। स्थानीय स्तर पर प्रशासन में भागीदारी के लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायतों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था भी की गई। संविधान में दिए गए सभी अधिकारों और सरकार द्वारा बताए गए सभी योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए आर्टिकल 338 के तहत अनुसूचित जात आयोग का गठन, वहीं दूसरी ओर आर्टिकल 338A के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान है, जो अनुसूचित जात एवं जनजातियों को सरकार एवं संविधान द्वारा दी गई सुविधाओं को उन तक पहुंचाने में अपनी महती भूमिका निभा रहा है। अगला टॉपिक हमारा है अल्पसंख्यकों के बारे में अब हम जानेंगे कि हमारे संविधान में क्या प्रावधान किया गया है, उनके बारे में क्या क्या व्याख्याएं की गई हैं, उनको कौन कौन से किन अनुच्छेद में उनको उनके अधिकार को दिया गया है। जो अल्पसंख्यक हैं वो भारतीय संविधान के निर्माता संविधान निर्माण के समय देश की एकता एवं अखंडता, साथ ही बहुसंख्यकों को से अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने को लेकर बहुत सजग थे। इसीलिए संविधान निर्माता द्वारा भाग 3 के अंतर्गत भाग 3 में हमारा मौलिक अधिकार को दिया गया है, जो आर्टिकल 29 से लेकर 30 के तहत उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29(1) में प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। वहीं 29(2) में राज्य द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में धर्म, जाति, भारत के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 3 में भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने मनोको शिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रशासन करने का आज़ादी दी गई है। अगला टॉपिक हमारा है संसदीय सर्वोच्चता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के बीच समन्वय। ब्रिटेन ने संसदीय सर्वोच्चता को अपनाया है, जहां की संसद बहुत शक्तिशाली है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका जो है वो न्यायिक सर्वोच्चता को अपनाया है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि अमेरिका में संसद से ज़्यादा शक्तिशाली सर्वोच्च न्यायालय है।
जहां भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तथा संविधान निर्माताओं के पास दोनों विकल्प मौजूद था। यदि वह चाहते तो संसदीय सर्वोच्चता को अपनाकर संसद को सर्वोच्च शक्ति दे देते, साथ ही यदि वह चाहते तो न्यायिक सर्वोच्चता को अपनाकर न्यायपालिका को सर्वोच्च शक्ति दे देते। लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं ने जहां एक ओर कानून बनाने एवं संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति को देकर संसदीय सर्वोच्चता के लक्षण को अपनाया, वहीं दूसरी ओर आर्टिकल 13 के तहत सर्वोच्चता के लक्षण के अनुसार संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को जो संविधान की मूल भावना के विपरीत हो या मूल अधिकारों के असंगत हो, ऐसे किसी भी कानून को रद्द करने की शक्ति दी। इस प्रकार भारतीय संविधान निर्माताओं ने न तो संसदीय सर्वोच्चता को अपनाया है और न ही न्यायिक सर्वोच्चता को, बल्कि इन दोनों के बीच समन्वय साधने का प्रयास किया है, जो कि हमारे संविधान की एक अनोखी विशेषता है। अगला टॉपिक हमारा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हमारा जो देश है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। भारतीय संविधान के निर्माण के पश्चात भारतीय संविधान में प्रस्तावना भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र घोषित करता है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि भारत के आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी देश या बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होगा। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य फैसले के संबंध में निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। किसी भी बाहरी देशों का दबाव नहीं होगा। आंतरिक मामलों में भारत देश पूर्णतः यह स्वतंत्र है कि कोई भी फैसला ले सके। हालांकि आज़ादी के पश्चात जब भारत राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की तो पश्चिम के लोगों के द्वारा भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व राष्ट्र मानने से इनकार किया गया। लेकिन उसी समय देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने निम्न कथन के माध्यम से यह खारिज कर दिया कि नेहरू जी ने कहा कि भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में ग्रहण की है। अतः यदि राष्ट्रमंडल की सदस्यता को, हमारी संप्रभुता को किसी भी प्रकार से कोई खतरा होगा तो कोई भी खतरा होता है तो जिस प्रकार से हमने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की है उसी प्रकार से हम राष्ट्रमंडल की सदस्यता को छोड़ भी सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा है समाजवाद। वैसे तो मूल संविधान में समाजवाद शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में शामिल नहीं किया गया, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियों के अनुसार इसकी आवश्यकता महसूस होने लगी तो कांग्रेस सरकार के समय 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से समाजवाद शब्द को अपनी प्रस्तावना में जोड़ा गया, जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय लाना है। भारतीय प्रस्तावना में जिस समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया है वह कार्ल मार्क्स के समाजवाद नहीं बल्कि गांधी और नेहरू के विचारधारा से प्रभावित समाजवाद है, जिसकी विशेषता निम्नलिखित है। देश के संसाधनों का वितरण इस प्रकार किया जाए ताकि अंतिम लोगों तक इसकी पहुंच हो पाए। आय की विषमता को कम किया जाए, सभी वर्गों का कल्याण किया जाए, विशेषकर वंचित समूहों का। आगे चलकर डीसी नकारा केस 1982 में न्यायालय के द्वारा भी समाजवाद की व्याख्या की गई, जिसके तहत यह कहा गया कि भारतीय प्रस्तावना में जिस समाजवाद का प्रयोग किया गया वह कार्ल मार्क्स के समाजवाद और गांधी एवं नेहरू की विचारधारा से प्रेरित समाजवाद है, लेकिन यह गांधी और नेहरू की विचारधारा वाले समाजवाद की ओर ज़्यादा झुका हुआ है। लोकतंत्रात्मक गणराज। अगला टॉपिक हमारा है लोकतंत्रात्मक गणराज। भारतीय संविधान भारत को एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि भारत में अंतिम शक्ति जनता में ही निहित होगी। देश का राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर के अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। लेकिन ध्यान रहे कि लोकतंत्र और गणराज्य की यह एकमात्र विशेषता नहीं है, बल्कि यह एक विशेषता मानी जाती है।
इसकी संपूर्ण विशेषताओं को हम निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषताएं एवं उसके लक्षण जो निम्न हैं। पहला, जहां अंतिम शक्ति जनता में निहित हो। दूसरा, जनता को अपने शासकों का चुनाव करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। तीसरा, चुनाव स्वतंत्रता और निष्पक्ष होनी चाहिए। चौथा, जनता के पास अपने शासकों के चुनाव करने हेतु पर्याप्त विकल्प होना चाहिए। ये सारी विशेषताएं हैं। अगला टॉपिक हमारा गणराज्य है। गणराज्य, कोई देश गणराज्य या गणतंत्र तब माना जाता है जब वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत रूप से नहीं बल्कि निर्वाचित होकर आता है। साथ ही साथ सभी संवैधानिक और सरकारी पदों पर पहुँचने को सबको पूरी आज़ादी होगी, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि कोई संवैधानिक एवं सरकारी पद किसी खास वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है। अगला टॉपिक हमारा है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका किसी भी संघीय संविधान का एक परम आवश्यक तत्व है, क्योंकि संघीय संविधान के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है, जिसमें यह संभावना कई बार बन सकती है कि अपने अपने कार्यक्षेत्रों को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाए, और ऐसे में संघीय संविधान के अंतर्गत एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना अति आवश्यक है। और भारतीय संविधान भी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका को अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर रखा गया, जो कि संघीय संविधान का एक लक्षण माना जाता है। अगला टॉपिक हमारा है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए न्यायालय को महत्वपूर्ण सुरक्षा भी दी गई। जैसे पहला, न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श को मानने की बाध्यता। वहीं दूसरा है कार्यकाल की सुरक्षा होगी, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन को भारत की व्यय जो घोषित करेगा। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की आलोचना से मनाही होगी। सर्वोच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के विरुद्ध दंड देने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के विरुद्ध दंड देने का अधिकार है। सेवानिवृत्त जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबंध भी होगा। अगला टॉपिक हमारा मूल अधिकार। भारतीय संविधान की भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य मूल अधिकार को रखा गया है, जो प्रारंभ में 7वें, वर्तमान में 6 है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के मध्य मूल अधिकार को रखा गया है, जो प्रारंभ में मूल अधिकार 7 थे, परंतु वर्तमान में 6 ही मूल अधिकार हैं। पहला मूल अधिकार हमारा समानता का अधिकार है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार है। तीसरा, धर्म एवं स्वतंत्रता का अधिकार है। चौथा, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का उपबंध है। मूल अधिकार का मुख्य उद्देश्य नागरिकों का भौतिक और नैतिक विकास करना, साथ ही साथ कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित करना। मूल अधिकारों की विशेषताएं। मूल अधिकार की विशेषताएं जो हैं वह हैं, मूल अधिकार प्रवृत्ति नहीं होते हैं। मूल अधिकार सीमित हैं। मूल अधिकार अस्थायी हैं। मूल अधिकार सकारात्मक और नकारात्मक प्रवृत्ति यानी दोनों प्रकृति के होते हैं। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों का एक दावा है। नीति निर्देशक तत्व। अगला हमारे संविधान की विशेषताओं का अगला टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के मध्य नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। वैसे तो नीति निर्देशक तत्वों का पश्चिम के कुछ विधिवेत्ताओं द्वारा आलोचना का शिकार होना पड़ा, जैसा कि के.टी. शाह ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। लेकिन इसे खारिज करते हुए हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा
नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान की एक अनोखी विशेषता है। वैसे तो नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकार की तरह प्रवर्तनीय तो नहीं है, लेकिन यह हमारे शासन में मूलभूत है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सरकार नीतियों को बनाते समय नीति निर्देशक तत्वों का विशेष ध्यान रखेगी, जिसका उद्देश्य यह हुआ कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना एवं कल्याणकारी राज्य बनाना। मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्यों को तो स्थान नहीं दिया गया, लेकिन धीरे धीरे जब यह आवश्यकता महसूस होने लगी, देश के संपूर्ण विकास के लिए न केवल नागरिकों को अधिकार मिलने चाहिए, बल्कि उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहना चाहिए। तो आगे चलकर 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1946 में सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश पर हमारे संविधान में एक नया भाग 4 क को जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 51 क के तहत नागरिकों को 10 मूल कर्तव्यों को सौंपा गया। और आगे चलकर 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से एक और मूल कर्तव्य जोड़कर संख्या 11 कर दी गई। हालांकि नीति निर्देशक तत्वों की भांति मूल कर्तव्य प्रवर्तनीय नहीं है। अगला हमारा टॉपिक है आपात उपबंध। वैसे तो हमारा संविधान एक संघीय संविधान के रूप में निर्मित हुआ, लेकिन देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए भाग 18 के अंतर्गत अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकालीन व्यवस्था को रखा गया। आपातकाल के समय संविधान में संशोधन किए बगैर संघात्मक ढांचा एकात्मक ढांचे में परिवर्तित हो जाता है और ऐसी दशाओं में संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने हेतु अधिकृत हो जाती है। राष्ट्रपति राज्यों के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है और राज्य का पूरा प्रशासन केंद्र निर्देशानुसार चलता है। इस आपातकालीन व्यवस्था के तहत भारतीय राष्ट्रपति को निम्नलिखित 3 आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 में है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में। अगला टॉपिक हमारा स्थानीय स्वशासन। संघात्मक संविधान के अंतर्गत प्रायः 2 स्तर की सरकारें होती हैं। पूरे देश में शासन करने के लिए सरकार, राज्यों के भीतर शासन करने के लिए राज्य सरकार। वैसे तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण के समय 2 स्तर की सरकारों की व्यवस्था की थी, लेकिन महात्मा गांधी जी के प्रयासों के पश्चात संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 40 के तहत सरकार को स्थानीय स्वशासन के लिए तृतीय स्तर की सरकार के लिए भी व्यवस्था का निर्देश दिया। और आगे चलकर एक और 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई। वहीं दूसरी ओर 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में नगर पालिका को भी संवैधानिक मान्यता मिली। स्थानीय सरकार में 2 स्तर होते हैं। 93वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भाग 9 आर्टिकल 243 से लेकर 243 3 तक, अनुसूची 11 में भी पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है, जिसमें 29 विषय हैं। वहीं 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भाग 9 का के अंतर्गत आर्टिकल 243 पी से लेकर 243 जी तक, अनुसूची 12 में नगर पालिका, इसमें 18 विषय सम्मिलित किए गए हैं। एकल नागरिकता, अगला टॉपिक हमारा है एकल नागरिकता। नागरिकता की निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं। एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, तिहरी नागरिकता। एकल नागरिकता वो होती है जो देश स्तर पर होती है, इससे ब्रिटेन और भारत में है। दोहरी नागरिकता है जो देश राज्य दोनों स्तर पर होती है, जो अमेरिका में है। तिहरी नागरिकता राज्य स्तर पर भी, देश स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी, जैसे स्विट्जरलैंड में है।
हमारे भारत देश की जो नागरिकता है एकल नागरिकता है, जो सिर्फ देश स्तर पर ही होती है। एकल नागरिकता के अंतर्गत नागरिकों को केवल देश की नागरिकता प्राप्त करनी होती है। वहीं दूसरी ओर दोहरी नागरिकता के अंतर्गत नागरिकों को पहले अपने देश की नागरिकता फिर राज्य की नागरिकता प्राप्त करनी होती है। वहीं तीसरी ओर तीसरी नागरिकता के अंतर्गत नागरिकों को पहले अपने देश फिर अपने राज्य फिर जिले की नागरिकता प्राप्त करनी होती है। वैसे तो संघात्मक संविधान के अंतर्गत दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया जाता है, लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं ने नागरिकता के संबंध में दोहरी नागरिकता को नहीं बल्कि बल्कि ब्रिटेन की तरह एकल नागरिकता को व्यवस्था को अपनाया, जो कि एकात्मक सरकार का लक्षण है। लेकिन इस व्यवस्था को देश की एकता एवं अखंडता को देश की नागरिकताओं के बीच राष्ट्र की भावना हेतु अपनाया गया।